कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आपकी जो मेंटरशिप क्लास है वो तो लगातार आपको मिल रही है, लेकिन आज के इस सेशन में हम पूरा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी को कैसे आप टारगेट करें। अगर यूपीएससी की परीक्षा में आप बैठने का मन बना लिए, इस एग्जामिनेशन में आप अपेयर होने का मन बना ही लिए हैं, तो इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कैसे करें। देखिए, बेसिक क्वेरीज बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट करते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, क्या एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ें, आंसर राइटिंग कैसे करें, टेस्ट सीरीज़ कहाँ ज्वाइन करें, और आपका जो है ऐसे बहुत से क्वेश्चन न्यूज़पेपर को होते हैं, क्या करें कैसे करें। तो ऐसे बहुत तमाम प्रश्नों को आज मैं इस वीडियो में कंपाइल करूंगा, और ये जो वीडियो होगी, अगर आपने इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप अगर 2025 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, 2025-26 जो भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी के, अगर आपने इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया जो मैं बता रहा हूं, तो इसमें आपको सफलता मिलनी तय है। ठीक है, तो आज इन्हीं पर डिस्कस करेंगे, पूरा ब्रीफ में एकदम डिटेल में यहाँ पर हम इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्लासेस कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ आप कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें अपने दोस्तों तक। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ये सेशन देखिए, यहाँ पर एक आपके स्लाइड में ये स्लाइडर जो है, इसमें ये स्टार्टिंग में लिखा है यूपीएससी सबका बाप। अब इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से मैं बचता हूं, लेकिन लिखना पड़ता है। देखिए, यूपीएससी सबका बाप इसीलिए लिखा गया है कि ये बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत टफ एग्जामिनेशन है। तो अगर आपने मन बनाया है इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए, इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए, तो ये मानकर चलिए आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है, अपने कंधों पर ली है। तो इस पर क्या करना है, इस पर भैया एकदम सीरियस हो जाना है। ठीक है, सीरियस होने का मतलब यह है कि डोंट कम हियर इन चाहताप लबासना। देखिए, पहले पॉइंट में लिखा है, यानी कि जो यूपीएससी टॉपर्स के आप रील देखते हैं, आप यूपीएससी टॉपर्स के जो आप देखते हैं, लोग वर्दी में घूम रहे हैं, लोग सायरन वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, नीली लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं। लबासना में जो ट्रेनिंग एकेडमी होती है लबासना की, आप यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं, तो टॉपर्स की लबासना की फ़ोटो देखकर अगर आप तैयारी में आ जा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस तैयारी में की शुरुआत आप ना करें। अब ये जो बिल्कुल सत्य है, कड़वा सत्य, उससे शुरुआत कर रहा हूँ, बिल्कुल एंड तक ले जाऊँगा। ठीक है, तो ये भैया मैं सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ, डोंट कम हियर इन चाहताप लबासना। ठीक है, इसी के साथ साथ पहले तीखे चीज़ों से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। दूसरे पॉइंट में है कि YouTube यूपीएससी सॉन्ग जो वीडियो है वह पैसा और समय बर्बाद करता है। आप देखते होंगे YouTube पर बहुत तमाम टॉपर्स की फ़ोटो लगाकर उस पर सॉन्ग चलाए जाते हैं, और तमाम रील्स शॉर्ट्स बनाए जाते हैं कि मोटिवेशनल के नाम पर। तो अगर उससे प्रभावित होकर आप तैयारी में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ मत आएँ, क्योंकि वो एक आप ये कह सकते हैं वो क्षणिक भर की, आप एक मूवमेंट भर का आपका क्या होता है, वो आपकी इंस्पिरेशन होती है, और उससे प्रभावित होकर इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी में चले आना है, तो प्लीज़ मत आएँ। ठीक है, दूसरा, ये जो एग्ज़ाम है वो कंसिस्टेंसी मांगता है, लगातार एकाग्रता मांगता है। अगर आप में लगातार पढ़ने की क्षमता है, कैपेसिटी है, आप डेली 6 से 7 घंटे डेली मिनिमम लगभग आप 12 से 14 महीने दे पाते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में एंटर करें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, एकाग्रता। अगर ये नहीं है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ साथ बेतोड़ मेहनत मांगता है ये सफ़र, बहुत परिश्रम की ज़रूरत होगी, बहुत हार्ड वर्क करना होगा आपको। तो क्या करना है, पहला रूल क्या है, ये फॉलो करना है कि इसकी चाहत में ये सॉन्ग, ये सब, और कंसिस्टेंसी और बेतोड़ मेहनत की आपको ज़रूरत चीज़ें करनी है। तो शुरुआत आपको ये एकदम से आप अपने माइंड में सेटअप कर लें। ठीक है, अब चलिए आप शुरुआत करते हैं क्या इन सब चीज़ों से। ठीक है, देखिए, पहले आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, यूपीएससी के सिलेबस से शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे आप, यूपीएससी के सिलेबस से। अब सिलेबस जो है यूपीएससी का, क्यों कहा जाता है कि आप यूपीएससी के सिलेबस से शुरुआत करें, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस आपको डिमांड बताता है
किस चीज़ की डिमांड बताता है कि ये जो आयोग है, ये संघ लोक सेवा आयोग जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपसे चाहता क्या है। ठीक है, तो ये जो आयोग है वो अपने सिलेबस को यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर रखा है, दे रखा है, वो सीधा सीधा अपनी चाहत बताते हैं। किसके माध्यम से? सिलेबस के माध्यम से अपनी डिमांड बताते हैं, अपनी चाहत बताते हैं। तो क्या है, पहला जो यूपीएससी का सिलेबस है वो ये आपको बताएगा कि यूपीएससी कमीशन आपसे चाहता क्या है, पूछना क्या चाहता है, क्या किन किन टॉपिक को आप पढ़ना है, ये डिमांड। ठीक है, इसी डिमांड पर आपको सप्लाई करना है। क्या करना है? इसी डिमांड पर आपको सप्लाई करना है, यानी कि ये जो सिलेबस है उसी के अनुसार आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये डिमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब यूपीएससी का सिलेबस, लोग कहते हैं कि क्या कैसे पढ़ें, किस हिसाब से पढ़ें, तो इसका जवाब सिलेबस में ही होता है। क्या है भैया? कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट। ठीक है, यानी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये कौन बताता है? यूपीएससी का सिलेबस ही बताता है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर किताबों में गुम हो गए हैं और ये हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो ये अगर आप देखिए, गुम तभी होते हैं आप जब आप सिलेबस नहीं देखे होते हैं। अगर आपने सिलेबस देख लिया यूपीएससी का, मान लेते हैं आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी, तो इकोनॉमी जब आप पढ़ें, तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लगातार बड़ी संख्या में कर रहे हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी पे सीधा जंप। नहीं, आपको एनसीईआरटी पे सीधा जंप नहीं करना है। सबसे पहले अगर मान लेते हैं एनसीईआरटी, आप इकोनॉमी के एनसीईआरटी की बात करो, तो इकोनॉमी के एनसीईआरटी पे सीधा जंप ना करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है आपकी, उसके सिलेबस को देखना है। क्या देखना है? उसके सिलेबस को देखना है कि इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में सिलेबस में यूपीएससी ने क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, क्या क्या बोला है कि मुझे आपको इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या है भैया, आपको, अगर आपको पता चल गया, इकोनॉमी के सिलेबस को आपने पढ़ लिया, तो आपको पता चल जाएगा इकोनॉमी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, तो एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, रेफरेंस बुक्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस ही बताता है। ठीक है, और जो तीसरा रूल है ये कि पेस्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल, यानी कि ये जो सिलेबस है वो आपके जो स्टडी टेबल जहां आप पढ़ते हैं उसके सामने ये चिपका लें। जो यूपीएससी का सिलेबस है वो पेस्ट कर लें। ठीक है, तो तीसरा ये है, ये आपको बार बार ये एहसास दिलाएगा कि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं और ये तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो पेस्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल। चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो रूल है, वो टेक टाइम जो एनालिसिस करें आप, और एक से हफ्ते भर का भी समय लें। मतलब क्या है, समय लें। शुरुआत करने से पहले यूपीएससी की तैयारी के लिए, जो यूपीएससी की तैयारी आप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आप समय लें। ऐसा नहीं है कि आप सीधा जंप कर जाते हैं, नहीं, थोड़ा समय लें, सोचें समझें। कहने का मतलब है कि टेक टाइम, और आप एनालिसिस करें। क्या एनालिसिस करें? यूपीएससी के सिलेबस को बारीकी से आप पढ़ें। इसमें आप पढ़ने में एक दिन से आप हफ्ते भर, 7 दिन भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है जो आपकी चाबी है, सिलेबस है, उसको ही आप समझने में समय नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे इस ताले को खोल पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो सिलेबस है वो यूपीएससी के दरवाजे की चाबी है, और चाबी जो है, जो सिलेबस, जो चाबी है, चाबी को ही समझने में अगर आपने समय नहीं दिया, सीधा ताला तोड़ने में लग गए। कैसे? आप अपने हाथ से तोड़ रहे हैं, आप लगातार अपने पैरों से तोड़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो भैया उसमें फिर रिस्क है ना, आपको सफलता मिलनी ना मिलनी, वहाँ पर रिस्क है। लेकिन अगर आप चाबी से खोल लें तो सीधी चाबी से खुल जाती है। क्या? दरवाजा, आपका डोर सीधा आपका चाबी से, की से खुल जाएगा। तो ये सिलेबस क्या है? चाबी है। ठीक है, तो आप 1 से 7 दिनों का, कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समय लें, सिलेबस को बारीकी से आप क्या करें, सिलेबस को बारीकी से आप क्या करें, समझें, पढ़ें, देखें। ठीक है, अब देखिए, अब चौथा जो आपका, पांचवा जो रूल है, वो ट्राई टू कनेक्ट जीएस पेपर्स टू ईच अदर। यानी कि जो आपके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ये 4 जीएस का पेपर है ना, इन चारों जीएस के पेपर को, यानी सिलेबस देखने के बाद आप इन चारों जीएस के पेपर को एक दूसरे से कनेक्ट करें। कनेक्ट करने का मतलब यह है कि किस तरह से हिस्ट्री जो है वो आपकी
ज्योग्राफी से जुड़ती है, और ज्योग्राफी किस तरह से आपका किससे जुड़ता है, आपका अदर सब्जेक्ट से जुड़ता है, या पॉलिटी आपका किस तरह से ज्योग्राफी से या हिस्ट्री से जुड़े, यानी कि एक जीएस सब्जेक्ट से दूसरे जीएस सब्जेक्ट के इंटरलिंक को पहचाने। ठीक है, इससे कैसे आप कर पाएंगे, जब आप सिलेबस देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक सब्जेक्ट, एक जीएस का सब्जेक्ट दूसरे जीएस के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस में करनी है। ठीक है, शुरुआत ऐसे मत करें, आप जंप कर जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सीधा सर मुझे तैयारी करनी है, ये आया, ये मुझे ऐसा लगता है कि ना भूख लगी है, ऐसा थोड़ी ना है कि भूख लगी है सीधा कि मुझे खाना खाना है, आपने खा लिया, इच्छा पूर्ति हो गई, फिर तो 2 घंटे के बाद भूख लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सही से बारीकी से चीज़ों को हैंडल किया तो ये मान कर चलिए ये सिलेबस आपको सफलता दिला देगा। ठीक है, अब एक अगला जो पॉइंट है वो ये है टाइम टेबल का। टाइम टेबल, लोग प्रश्न करते हैं कि सर कैसे पढ़ें, टाइम टेबल शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें आपका रूल होना चाहिए वो एक सेट टाइम टेबल, एक टाइम टेबल आप अपना बना लें। अब आप ये कहें कि सर आप बता दो टाइम टेबल, तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता आपका टाइम टेबल क्या है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करें कि आपको इस घंटे में ये पढ़ना है, इस घंटे में ये पढ़ना है, सुबह ये उठना है, इस टाइम ये करना है। तो आप क्या है, एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल का मतलब यह है कि जैसे आप मानकर चलें कि आप किसी ज़िले में एसपी जाते हैं, कप्तान जाते हैं आप, या डीएम जाते हैं, तो उस ज़िले में जब आप जाते हैं तो सरकार के पास क्या होता है, सरकार जब आप जॉब में आते हैं, आप एसपीडीएम बनते हैं, तो सरकार के पास आपका ब्यौरा होता है। क्या होता है? ब्यौरा, आपकी पूरी जॉब हिस्ट्री होती है। तो वो जॉब हिस्ट्री क्या बताती है कि आपने शुरुआत से लेकर अभी तक सर्विस में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई, क्या अचीवमेंट मिली आपको, कहाँ कहाँ दिक्कतें आई, सारा कुछ वहाँ होता है। तो वो प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है, एक टाइम टेबल आपका होना ही चाहिए। टाइम टेबल अगर आपका नहीं है तो बिल्कुल ये मानकर चलिए कि आप सिलेबस आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे। एक अच्छा टाइम टेबल आपको बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, मेंटेन डायरी, एक डायरी बना लें, एक डायरी ले लें। ठीक है, डायरी बनाएं और उसमें ये लिखें कि आज मैंने क्या चीज़ें करी हैं, क्या चीज़ें छोड़ी हैं, क्या अचीव किया है आज। तो मेंटेन डायरी, डायरी में आप मेंटेन करें। ठीक है, कि आज मैंने ये टारगेट अपना सेट किया था, ये पा लिया, इन टारगेट को नहीं पाया, यहाँ पर ये दिक्कतें आई। तो एक डायरी बना लें, वहाँ पर अपनी जो कहने का मतलब है अपनी जो चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही हैं वो लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपका टाइम टेबल के साथ साथ आपकी एक डायरी होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ आप डेली टारगेट टू वीकली, कहने का मतलब ये है कि आप डेली से लेकर वीकली तक का एक टारगेट बनाएं। मतलब इसका ये है कि आप ये सपोज कर लें कि आप मान लेते हैं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री में मुझे आज इस टॉपिक को ख़त्म करना है। ठीक है, तो आप क्या करें, डेली टारगेट क्या करें कि इस टॉपिक को ख़त्म करना है, और इसी के साथ साथ डेली से वीकली का टारगेट बनाएं कि हिस्ट्री में इस हफ्ते इन टॉपिक्स को ख़त्म करना है। तो आप क्या है, दिन से लेकर हफ्ते भर का क्या करें, टारगेट बनाएं। इससे क्या होगा, इससे चीज़ें ख़त्म भी होंगी ईजिली, और आप अच्छे से चीज़ों को डाइजेस्ट भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल का आपका तीसरा थंब हुआ। और पेस्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल, ये जो टाइम टेबल है आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लें। ठीक है, चिपकाने से क्या होगा, ये तो नॉर्मली आप जानते हैं कि उससे आप अवेयर रहेंगे, बार बार ये चीज़ें आपको एहसास दिलाएंगी टाइम टेबल का। आप कहीं भी समय बर्बाद कर रहे हैं, 2 घंटा कहीं बर्बाद किया, 4 घंटे आपने कहीं बर्बाद कर दिए, किसी के साथ घूमने चले गए, 1 घंटे आपने मोबाइल चला लिया, ये टाइम टेबल आपको एहसास दिलाएगा कि एग्ज़ाम बड़ा है, एग्ज़ाम लंबा है। ठीक है, चलिए अब बेसिक जो आपके सामने आता है कि एनसीईआरटी बुक्स की अब बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है? एनसीईआरटी बुक्स। लोग लगातार बड़ी संख्या में एनसीईआरटी को लेकर पूछते रहते हैं प्रश्न कि क्या पढ़ें, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, क्या है किस हिसाब से। तो एनसीईआरटी देखिए, पहला ये है कि एनसीईआरटी जो है डेवलप द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो बेसिक समझ है, मूलभूत समझ है, वो एनसीईआरटी आपकी समझ बनाती है, समझ विकसित करती है। ठीक है, अब ये समझ विकसित तो करती है, इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी से ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बार में पढ़ लिया, और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कहेंगे बिना एनसीईआरटी के भी काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो ऑथेंटिक बुक है एनसीईआरटी की, ये वाली, ये सारी बुक्स जो हैं एनसीईआरटी की ऑथेंटिक, उन ऑथेंटिक बुक को आप पढ़ें। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप
उसके आप समरी को लेकर बैठ गए, किसी पब्लिकेशन ने उस एनसीईआरटी की समरी दे रखी है तो उसको लेकर बैठ गए, नहीं, आपको ऑथेंटिक बुक पढ़नी है। ऑथेंटिक बुक से क्या होगा, आप लाइन टू लाइन चीज़ों को समझ पाएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी, ठीक है। तो आप 2 से 3 बार, क्या है, 2 से 3 बार आप एनसीईआरटी के बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए, जहाँ तक मेरी सलाह है, क्योंकि ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। आप अगर सही से डीप एनालिसिस करोगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 बार आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें। पहली जो रीडिंग है वो सरसरी निगाहों से पढ़ें, मतलब ऐसा हो कि आप बिना किसी पेन के, मतलब अंडरलाइन किए बिना आप पढ़ें। दूसरी जो रीडिंग होनी चाहिए आपकी, वहाँ पे आपको कुछ ऐसे पॉइंट आप अंडरलाइन करें जो आपको लगे कि आपको समझ में आ रहा है लेकिन भूल जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। तीसरे जो टाइम में आप रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की, वहाँ पे आप ये पाएंगे कि आप एनसीईआरटी में महारत हासिल कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 से 3 बार एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको अंडरलाइन और मेक नोट्स बट इन 2 शॉट्स, मतलब वही मैंने बताया कि एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना आप शुरू करें पढ़ते वक्त, दूसरी बार अगर पढ़ रहे हैं तो तीसरी बार तो यहाँ पे अंडरलाइन करें, और हो सके तो आप नोट्स बनाएं एनसीईआरटी का। लेकिन ये नोट्स बहुत ज़्यादा टू शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी और नोट्स बनाते चले गए और अंत में जब एनसीईआरटी ख़त्म हुई तो आपके सामने एक नई एनसीईआरटी आपके हाथ में है। किस रूप में? आपके नोट्स के हाथ में, आपके नोट्स के रूप में, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत शॉर्ट, बहुत टू द पॉइंट नोट्स होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं एनसीईआरटी की और लग रहा है इंपॉर्टेंट है, कैसे लगेगा? सिलेबस से पता चलेगा, ठीक है, और पीवाईक्यू से पता चलेगा, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा, ठीक है। तो जो चौथा रूल है वो ये है, एनसीईआरटी बुक लिस्ट वीडियो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्रश्न ये उठता है कि अब एनसीईआरटी की कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो ये जो एनसीईआरटी की बुक लिस्ट है वो उसकी सारी डिटेल एक वीडियो में डिस्कस की गई है, ठीक है। उस वीडियो की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, क्या सब कुछ पढ़ना है। तो ये सारा आपको एक वीडियो में डिस्कस किया गया है। वो जो वीडियो में डिस्कस किया गया है उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहाँ से इसे देख लेना, ठीक है। लेकिन कब? जब ये वीडियो आप देख चुके हैं जो अभी चल रही है, ठीक है। चलिए अगला, अब आते हैं रेफरेंस बुक पे, अपग्रेडेड बुक पे, ठीक है। एनसीईआरटी जब खत्म हो जाएगी आपकी तो आपको क्या करना है? रेफरेंस बुक पढ़नी है, अपग्रेडेड बुक पढ़नी है, ठीक है। अब अपग्रेडेड बुक जब आप पढ़ेंगे, अब आपको पहला ये रूल है कि आपको हर सब्जेक्ट की अपग्रेडेड बुक नहीं पढ़नी है। मतलब कहने का है कि जैसे आप ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, तो ज्योग्राफी अगर आप 6 to 12 की ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो हर सब्जेक्ट की ज्योग्राफी रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी है, आपको टारगेट करके पढ़नी है, ठीक है। हर सब्जेक्ट की नहीं पढ़नी है, और इसमें भी यही रूल फॉलो होता है कि 1 से 2 बार आपको रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए, रिवाइज होना चाहिए 1 से 2 बार, कम से कम 2 बार, एक बार तो छोड़िए, कम से कम 2 बार आपको रेफरेंस बुक पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। वही इस पर भी लागू होता है जो मैंने एनसीईआरटी पे बनाया कि अंडरलाइन करते चलें, और जो नोट्स अगर बनाएं, आप नोट्स बनाना चाहिए, मुझे लगता है अगर बना रहे हैं तो टू शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट। वही बात है ना कि अगर रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे हैं और आप नोट्स बनाते चले गए तो ऐसा ना हो एंड में कि आपके हाथ में एक नई रेफरेंस बुक हो, मतलब हिस्ट्री की पढ़ना है कोई रेफरेंस बुक, तो आप नोट्स बनाते चले गए तो आपको एंड में पता चला कि यार इतनी मोटी मैंने नोट्स ही बना ली कि वो किसके बराबर है? आपके रेफरेंस बुक के ही बराबर है। तो ऐसा नहीं, टू शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब रेफरेंस बुक कौन कौन सी पढ़नी है इसकी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से दी गई थी इससे पहले, और जो वीडियो में दी गई है जानकारी उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है। इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, ठीक है। चलिए अब ये तो आपकी रेफरेंस बुक हो गई कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक आपको पढ़नी है। चलिए अब
करंट अफेयर की बात आ जाती है। करंट अफेयर पे बच्चों में बहुत भ्रम की स्थिति रहती है, क्या पढ़ें करंट अफेयर में। आज की डेट में इंपॉर्टेंस तो बढ़ गया करंट अफेयर का, तो अब ऐसे में होता है कि क्या पढ़ें करंट अफेयर में, कैसे पढ़ें। तो ये जो करंट अफेयर है वो डेली बेसिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम आ गया है और एग्ज़ाम आप के पास है तो 360 आप लेकर घूम रहे हैं, PTC 360 लेकर घूम रहे हैं आप, और 2 साल का करंट अफेयर आज ही आपको पढ़ना है, 3 साल का आज ही आपको पढ़ना है। तो कहने का मतलब है डेली बेसिस पे पढ़ें। डेली बेसिस का मतलब ये है कि आप थोड़ा थोड़ा पार्ट करके आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ें। अब डेली बेसिस पर कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ। देखिए दूसरे पॉइंट में लिखा है कि 1 मैगजीन, आपको किसी एक मैगजीन के साथ जाना है, किसी एक मैगजीन को पढ़ना है आपको। ठीक, बतेरी मैगजीन नहीं पढ़ी है। देखिए बहुत से आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो मैगजीन निकाल रहे हैं, तो आप एक ही मैगजीन पढ़ें। ऐसा ना हो कि 2 से 3 मैगजीन पढ़ना है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। उससे आपका समय बर्बाद होगा और आपका पैसा तो बर्बाद ही होगा। पैसा तो चलिए फिर से आ ही जाएगा, लेकिन समय जो बर्बाद होगा फिर से वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ही मैगजीन आपको पढ़नी है। ठीक है, कोई एक मैगजीन आप पढ़ लें। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं कि कौन सी मैगजीन पढ़ें, तो मैं खुले तौर पर ये कहता हूँ, खुले तौर पर कहता हूँ आपको, इसमें मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। विज़न IAS की जो मैगजीन है, विज़न IAS की जो मैगजीन है उसके साथ आप जा सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, मंथली बेसिस पे आती है। अब ये जो विज़न IAS के मान लेते हैं आप मैगजीन पढ़ रहे हो, ये मैगजीन अब ऐसा ना हो कि आप एक दिन में आप क्या कर रहे हो। ये जो मैगजीन अगर मान लेते हैं आपकी 100-120 पन्नों में की मैगजीन आ रही है, तो 120 आप एक दिन में आप पढ़ना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। आप टारगेट बनाए डेली बेसिस का, ये मैगजीन का, कि आज 4 पेज पढ़ना है, फिर कल क्या है 5 पेज पढ़ना है, फिर अगले दिन 3, जिस हिसाब से आप डेली बेसिस पर, तो डेली बेसिस पर ये करंट अफेयर आपका होना चाहिए। ठीक है, अभी डेली बेसिस में और मैं आगे स्लाइड में डिस्कस करूँगा, लेकिन अब देखिए तीसरा है कि इफ़ यू वॉन्ट मेक नोट्स बट इन 2 शॉर्ट्स। अगर करंट अफेयर का जो नोट्स है अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप बनाएं, और आपको बनाना चाहिए, मैं सलाह देता हूं, बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन वही फिर आ जाता है यहाँ पर भी कि बहुत शॉर्ट में करंट अफेयर के नोट्स आपको बनाने चाहिए। क्या है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में करंट अफेयर के नोट बनाने चाहिए। और जब आप नोट्स बनाएं तो ये जो नोट्स हो गया आपकी, ये नोट्स आपकी क्या है, ये नोट्स आपकी क्या हो, साइंटिफिक नोट्स हो। साइंटिफिक का मतलब ये कि कहने का मतलब ये है कि नोट्स में एकदम आंसर राइटिंग, जैसे आंसर राइटिंग करते हैं ना UPSC के लिए, वैसे एकदम टू द पॉइंट नोट्स हो आपका, टू द पॉइंट हो एकदम से, ऐसा ना भटकाव की स्थिति हो। क्योंकि ये जो नोट्स है आपको कब पढ़ना है, जब एग्जाम आएगा तब भी ये नोट्स आपके हाथ में रहेगा, आपके साथ रहेगा, आपका साथी रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन होने तक ये नोट्स आपके पास रहता है। तो नोट्स में ऐसी चीज़ें डालें, अपनी जुबान से ऐसी चीज़ें लिखें, मतलब कि आपकी टंग हो वो पूरी, कि आप एक बार पढ़ना है आपके फिंगर पर हो वो नोट्स। तो साइंटिफिक नोट्स का मतलब टू द पॉइंट हो, और आप क्या बोलते हैं, आप वहाँ पर मैप का यूज़ करें। ठीक है, मैप का यूज़ करके आप सपोज दैट कि अगर बात करें कि आपकी मिट्टी की बात हो रही, सॉइल की बात हो रही है कि रेड सॉइल आपकी कहाँ कहाँ होता है, तो आपने क्या कर दिया, मैप पर दिखा दिया। तो कहने का मतलब है ये क्या होगा, यहाँ पे टू द पॉइंट भी होगा और शॉर्ट्स में नोट। तो साइंटिफिक नोट्स बनाने की कोशिश करें। ठीक है, साइंटिफिक नोट्स बनाने की कोशिश करें। चलिए, अब ये करंट अफेयर से अगला आता है कि नोट्स मेकिंग कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं। ये देखिए जो स्लाइडर में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी संख्या में हर दूसरे बच्चे का यही क्वेरी होती है कि भाई नोट्स मेकिंग कैसे करें। तो अब देखिए नोट्स मेकिंग की अगर बात आती है, पहला है नॉट फॉर एवरी सब्जेक्ट। आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स नहीं बनाना है, बात को समझिएगा। हर सब्जेक्ट के नोट्स को मत बनाइए। कई बार होता है कि बच्चे हर सब्जेक्ट के नोट्स को बनाने लगते हैं और वही लाइन लगातार क्या करते हैं, आप कॉपी पेस्ट करने लगते हैं, पूरा एक बुक ही बना देते हैं। नहीं, यहाँ पर हर सब्जेक्ट की नोट्स को आपको नहीं बनाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो बिना नोट्स के भी काम चल जाता है। कहने का मतलब है कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से काम चल गया, तो सभी सब्जेक्ट के नोट्स को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब नोट्स मेकिंग इज जस्ट लाइक आंसर राइटिंग। जो नोट्स मेकिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि जब नोट मेकिंग आप करते हैं, नोट्स बनाते हैं, वो कैसे होता है, वो आंसर राइटिंग की तरह होता है। पिछले स्लाइडर में मैंने इसको डिस्कस किया, आंसर राइटिंग की तरह होता है। कैसे आंसर राइटिंग जब आप करते हैं UPSC का,
तो वो क्या होता है, टू द पॉइंट होता है, बहुत शॉर्ट। कहने का मतलब है जो कमीशन पूछता है उसका ही आंसर आपको करना होता है। कमीशन ने अगर पूछा कि आगरा जो है, सॉरी आगरा कह रहा हूँ, ताजमहल जो है आपका, वो ताजमहल कहाँ है, तो सीधा आंसर इसका होना चाहिए कहाँ है, ताजमहल आगरा में है। अब आप ये कहना शुरू कर दोगे कि ताजमहल जो है वो आप दिल्ली से चलोगे, फिर आगे आगे आपका मथुरा पड़ेगा, फिर मथुरा होते हुए फिर आगे आप जाओगे, फिर आगरा पड़ेगा, आगरा में फिर शहर में आप घुमाते हुए फिर बताओगे कि ताजमहल आगरा में है। तो ये क्या है, ये आपका समय की बर्बादी करेगा। सीधा सीधा ताजमहल कहाँ है, तो भैया आगरा में है। अब ये घुमाव की स्थिति अगर आपने की नोट्स मेकिंग में भी, तो ये क्या है, ये बोझिल हो जाएगा आपके लिए, बहुत लंबा नोट्स हो जाएगा और वो नोट्स रिवाइज भी नहीं कर पाओगे आप, समझ में भी नहीं आएगा। तो क्या है भैया, ये आंसर राइटिंग जैसे करते हैं, टू द पॉइंट, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं आंसर राइटिंग में। जो यूपीएससी ने पूछा है, डिमांड क्या है, उसी पर हमें सप्लाई करना है, ठीक है, आंसर सप्लाई करना है। तो आंसर राइटिंग की तरह ही आपका नोट्स मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, वही फिर वही है, टू शॉर्ट, बहुत शॉर्ट्स में होना चाहिए, शॉर्ट में बहुत ज़्यादा होना चाहिए नोट्स। अब नोट्स बनाते समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इंपॉर्टेंट डेटा, मैप का प्रयोग करें और साइंटिफिक नोट्स हो। इंपॉर्टेंट डेटा कहने का मतलब यह है कि महिलाओं की स्थिति, अगर महिलाओं पर आप कहीं पढ़ रहे हैं, नोट्स मेकिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, तो डेटा आप इकट्ठा करें। कहने का मतलब, डेटा इकट्ठा करने का मतलब यह है कि महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, तो आप ये जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है, वो डेटा आप अपने नोट्स में डालते चलें। अब ये क्या होगा, जब आपके पास डेटा होगा तो आप कहीं भी किसी भी जीएस में उसका कोड कर सकते हैं आंसर में, ठीक है, कहीं आप ऐसे लिख रहे हैं वहाँ उसका कोड कर सकते हैं, तो कोटेशन ये आपकी काम आती रहती है। तो इंपॉर्टेंट डेटा, मैप का प्रयोग करें। मैप क्यों ज़रूरी हो जाता है आज की डेट में, ये आप जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में यूपीएससी के आंसर को देखें, टॉपर्स की कॉपी को देखें, आप पाते हैं कि टॉपर्स हर जगह मैप का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया समय बहुत कम होता है, 3 घंटों में आपके 20 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, समय बहुत कम होता है। तो अगर आप के पास समय कम है, आपको लग रहा है आंसर लिख रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम में और समय कम है, और आपने मैप के थ्रू बता दिया, सीधा समय कम है, सीधा मैप के थ्रू बता दिया कि मान लेते हैं, वही मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ, अगर सॉइल की बात करते हैं कि रेड सॉइल कहाँ कहाँ होता है, तो आपने मैप बनाया और सीधा सीधा स्टेट में ये दिखा दिया, इस स्टेट में यहाँ पे रेड सॉइल पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये मैप के थ्रू आपका समय बच जाएगा और यहाँ पे मार्क्स कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। साइंटिफिक नोट्स होने चाहिए, जो इससे पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में आपको रखनी चाहिए। अगला है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। देखिए, न्यूज़पेपर को लेकर बच्चों में भ्रम रहता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों में खासकर ये भ्रम रहता है कि हिंदी मीडियम का कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। तो साफ तौर पे मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं करता, मैं बिल्कुल एकदम टू बी वेरी फ्रैंक मैं इस पर बोलता हूँ कि हिंदी मीडियम में ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें कवर करता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर के साथ जाना पड़ेगा, इंग्लिश के न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप चौड़े में बहुत से टॉपर्स को देखते होंगे, वो चौड़े में कहते हैं कि मैंने तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं। तो भैया वो सिलेक्शन ले चुके हैं, बहुत क्लियर एंड कट बातें हैं, वो सिलेक्शन ले चुके हैं, उनका नेचर अलग है, वो उनकी क्या बैकग्राउंड उनका रहा, वो आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और ये जो लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म से न्यूज़पेपर के बिना हो गया, तो ये मानकर चलिए ये उसी तरीके से बात कर रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि अब इस पे मैं क्या डिस्कस करूं, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेली बेसिस, डेली न्यूज़पेपर, एक कोई न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। डेली एक न्यूज़पेपर, एनी वन न्यूज़पेपर ये लिखा है ना, डेली आपको पढ़ना चाहिए। आप चाहे हिंदू पढ़ें या द हिंदू पढ़ें या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक। अब समस्या आती है कि बच्चों की इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज है वो मुझे समझ में नहीं आती, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट करें, शुरू करें। आप पाएंगे पहले दिन आप बेशक आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपने रीडिंग करना है, ठीक है, आप पाएंगे पहले दिन जो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा और 30वें दिन जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो 30वें दिन आपको कुछ ना कुछ पहले दिन से प्रोग्रेस आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब है ना कि आप ये मान कर चले कि कोई भी चीज़ देखिए बड़ी नहीं होती, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि न्यूज़पेपर आप पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, वहाँ पे बेशक आप पूरा सही से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हेडलाइन, कम से कम हेडलाइन तो पढ़ें ही पढ़ें डेली। इससे अब ये पता चलेगा कि देश दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। चलिए,
एक न्यूज़पेपर वो मैं पहले ही बता दिया। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं न्यूज़पेपर का तो आप बना सकते हैं, ठीक है, ये नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा। और बहुत साइंटिफिक नोट्स होना चाहिए, अगर न्यूज़पेपर का भी बनाना है तो बहुत साइंटिफिक और बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आप बनाने लगेंगे, डेली का बनाएंगे, तो आप पाएंगे फिर अगर हमने मान लेते हैं 16 महीने तक बनाया, 18 महीने तक का नोट आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और नोट्स बनाया, तो एग्ज़ाम के टाइम तक अगर आपने ये मान लिया कि बहुत बड़ा आपके पास डेटा आएगा। और ये कहने का मतलब ये है कि बहुत शॉर्ट में अगर आप बता रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में होना चाहिए। आप आधे पेज से भी कम का लेना चाहिए आपका क्या, न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हैं तो आधा पेज से भी कम आपको लगना चाहिए, हाफ पेजेस भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ डेली के नोट्स के लिए अगर न्यूज़पेपर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग एक नया अलग सेशन मैं यहाँ पर आपको लूँगा, ये बताऊँगा न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की समस्या है उस पर मैं एक अलग से सेशन लेकर आपको बताऊँगा। चलिए अब रिवीजन की बात आती है। देखिए रिवीजन की जब बात आती है तो ये पहले जो पॉइंट आता है आपका कि स्टार्ट आफ्टर 20 डेज और ए मंथ, ठीक है। कहने का मतलब है कि आज आपने पढ़ा किसी चीज़ को, तो ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ा और उसे छोड़ दें, आप उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते रहें। आज आपने पढ़ा, फिर आपने कम से कम 20वें दिन, हर 20वें दिन पिछली चीज़ों पर आपको डिस्कस रिवीजन कर लेना चाहिए, ठीक है। या फिर मंथ में एक बार तो आपने कर ही लेनी चाहिए। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, तो हिस्ट्री कंप्लीट बेशक हो गई, लेकिन अगले 20 दिन या 1 महीने के अंदर आपको एक बार 1 से 2 दिन में आपको उसको रिवीजन करना ही चाहिए। ऐसे में चीज़ें देखिए भूलती हैं, तो भूलने की समस्या यहाँ ख़त्म होगी रिवीजन से, ठीक है। डेली बेसिस पर वही होता है रिवीजन, जो पढ़ें आप, कहने का मतलब है आप आज ने जो पढ़ा, आज क्लास में जो आपने पढ़ा वो आपको कल रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ लिया और किताब में नोट्स बना के रख लिया, चीज़ें ख़त्म हो गई और चीज़ें रामबाड़ हो गई, आपको याद रहेंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए भूलना ये कोई बीमारी नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है भूलना, और भूलते सभी हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जो भूलता ना हो। तो ये मल्टीपल टाइम आपको क्या है, रिवीजन करना है। आज जो पढ़ा वो कल रिवाइज करना है, कल जो पढ़ा अगले दिन रिवाइज करना है। ऐसे आप एक साइकिल बना ले, पहले दिन रिवीजन, पहले दिन जो आपने पढ़ा दूसरे दिन रिवीजन करना है, फिर दूसरे दिन जो पढ़ा तीसरे दिन, तीसरे वाला चौथे दिन, फिर संडे वाला दिन जब आए तो आप एक साथ करके क्या कर लें, सारा एक दिन रिवाइज कर लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक साइकिल बना ले, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना चाहिए। और वही बातें हैं कि साइंटिफिक आंसर और यूज़ मैप, वही रिवीजन वाले की बात अगर मैं करूं तो जो अब अगर टॉपर्स कॉपी, देखिए इस पर लिखा है आपके 5वें चौथे पॉइंट में कि टॉपर्स कॉपी जो है, टॉपर्स कॉपी आप देखें। टॉपर्स कॉपी का मतलब यह है कि टॉपर जो कॉपी लिखते हैं वो कॉपी आप देखकर ये एक अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या आंसर में सही लिखा जाना चाहिए, क्या क्या डेटा यूज़ होना चाहिए। किसी एक टॉपर की कॉपी यहाँ पर, रैंक 1 की कॉपी यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाकर टॉपर कॉपी देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे टॉपर्स लिखते हैं। चलिए अब अगला स्लाइड जो है वो बढ़ाते हैं। आता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कैसे करें? देखिए आंसर राइटिंग की जब भी बात आती है तो बच्चे ये प्रश्न उठता है कि शुरुआत कहाँ से करें, मेरी तो पेन ही नहीं चल रही है, कलम ही नहीं चल रही है। तो देखिए जब आप कोई चीज़ शुरू करें पढ़ना, तो जैसे आपने इकोनॉमी शुरू की पढ़ना, तो इकोनॉमी पहले दिन से आंसर राइटिंग करना मत करें, पहले दिन से जंप ना करें आंसर राइटिंग पे। आपको करना है कि क्या करना है, समय लेना है थोड़ा। आप कम से कम 20 दिनों से 1 महीने का समय लें, शुरुआत अगर कर रहे हैं, उसके बाद ही आंसर राइटिंग शुरू करें। कुछ पढ़ेंगे तभी तो आप इस पर उतार पाएंगे ना, आंसर लिख पाएंगे। तो 20 दिनों से 1 महीने का आप समय लें, उसके बाद आप इसका ये प्रोसेस से करें। और कम से कम 12-15 दिनों का तो ले ही लें। अगर 20 दिन 1 महीना, दोबारा 15 दिन कुछ पढ़ लें, उसके बाद लिखना शुरू करें, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका डेली बेसिस आंसर जो है वो डेली बेसिस पर आपको लिखना चाहिए। एक आंसर तो आप लिखे ही लिखें, एक दिन में एक क्वेश्चन का एक आंसर लिखे ही लिखें, क्योंकि आंसर राइटिंग जो इंपॉर्टेंस है यूपीएससी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपकी स्किल अच्छी है आंसर राइटिंग में, तो आप ये मान कर चलिए आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आंसर राइटिंग पर भी सेशन लिया जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक आंसर होना चाहिए, वही जो मैंने बताया, मैप वगैरह का यूज़ करें।
और टॉपर्स की कॉपी जो है आंसर राइटिंग के लिए, टॉपर्स की कॉपी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं टॉपर की कॉपी कैसे लिखते हैं टॉपर। ठीक है, चलिए अब अगला आता है कि टाइम इज़ मनी, डोंट वेस्ट। समय जो है वो आपका बहुत बहुमूल्य है, बिल्कुल पैसा है आपका, ये मानकर चलिए कि पैसा जो है आपकी जेब से जा रहा है। अगर समय बर्बाद कर रहे हैं, से बिग नो सोशल मीडिया। ठीक है भैया, कहने का मतलब ये है कि आप अपना समय बर्बाद करना बंद करें। सोशल मीडिया जो आपका इंस्टाग्राम हो गया, आप यूट्यूब पर आप मल्टीपल आप रील्स देखते होंगे, इंस्टा पे रील देखते होंगे, उन रील से बचने की कोशिश करें। एक बार आपने मोबाइल उठाया और आप 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे आपने मोबाइल में अगर लग गए, रील देखने लगे, वीडियो देखने लगे किसी की, आज की डेट में तो बहुत इंटरटेनमेंट चल रहा है, हर जगह से इंटरटेनमेंट चल ही रहा है। ठीक है, पॉलिटिक्स की वीडियो आपने देखने लगे, ठीक है, सरकार किसकी बन रही है, ये वो, तो अगर आप इससे इंटरटेन होने लगे तो आपका समय बर्बाद हो रहा है। देखिए अब मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, जो आप रील देखते हैं, जो आप वीडियो देखते हैं, कहीं आप किसी इन्फ्लुएंसर की, किसी ब्लॉगर की देख रहे हैं ब्लॉग, तो उनकी लाइफ में चल रहा है, हमसे क्या ही लेना देना उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप आज वो वीडियो देखकर उन्हें क्या दे रहे हैं, उन्हें पैसे दे रहे हैं, उन्हें तो वहाँ से पैसे मिल जाते हैं, आपको क्या मिलता है, आपका क्या होता है, ये समय जो है ना वो आपका बर्बाद होता है। आप बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी क्या है, आप मुर्दे की तरह आप बन जाते हैं। ठीक है, डेड बॉडी बन जाते हैं, आप चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम पास करना है तो आपको सोशल मीडिया से बाय बाय करना होगा। ठीक है, कम से कम आप सोशल मीडिया से बाय बाय कर दें। ये जो आपका आप जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, अदर यूज़ करते हैं, उसे एकदम से अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा। चलिए अब टेस्ट सीरीज़ की बात आती है। टेस्ट सीरीज़ की बात आती है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ करें, कहाँ से करें, तो इस पर मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन पहला ये है कि ट्राई टू सॉल्व डेली मॉक, यानी कि आप जब सिलेबस आपका ख़त्म हो जाए या सिलेबस नहीं भी ख़त्म हो, जैसे एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया तो उस सब्जेक्ट पर डेली मॉक टेस्ट लगाएं। उस सब्जेक्ट पर आप डेली क्वेश्चन, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, और मिनिमम 16 to 18 आंसर राइटिंग इन ए मंथ। ठीक है, कम से कम 16 से 18 आंसर राइटिंग, 16 से 18 प्रश्न कम से कम, शुरुआत में स्टार्टिंग दिनों में 16 से 18 प्रश्नों के जवाब आप उत्तर लिखें। हर दिन एक उत्तर लिखें, हर दिन एक आंसर लिखें। तो आप ये करें कि अगर हर दिन नहीं हो पा रहा है तो हर दूसरे दिन एक आंसर आपको लिखना ही चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 16 to 18 आंसर राइटिंग आपको महीने में करनी चाहिए शुरुआती दिनों में। और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़े तो आपको एक दिन में 2 आंसर राइटिंग भी, मतलब महीने में 60 आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, ये जो आंसर राइटिंग अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो यकीन मानिए वो कोई कमीशन आपको नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको रैंक लाने से। ठीक है, तो पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे करेंगे ये आंसर राइटिंग वो भी बताया जाएगा। अब यूज़ ऑनलाइन पोर्टल फॉर टेस्ट। टेस्ट सीरीज के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बहुत से ऐसे पोर्टल हैं, बहुत से ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको डेली क्वेश्चन देते हैं। आपको डेली क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन पे आपको उसका आंसर लिखेंगे, आंसर लिखकर आप सीधा उसे सबमिट करेंगे ऑनलाइन ही, मतलब उनके प्लेटफॉर्म पर, तो वो आपको कॉपी चेक करके भेज देते हैं कि आपकी क्या कमियां हैं, इसमें क्या सुधार करना है, वो सारी चीज़ें आपको दे देते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो ओनली यूपीएससी के भी प्लेटफॉर्म पर आप कोई भी क्वेश्चन लिखकर भेजें, हमें व्हाट्सअप करें, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, वहाँ पर रिवर्ट बैक दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर सही हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, क्या सही करना है, क्या चीज़ें कितने मार्क्स मिलना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ओनली यूपीएससी के पोर्टल पर देखने को मिलेंगे, आप सेंड कर सकते हैं। चलिए अब ये टेस्ट सीरीज़ आपकी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आता है कि ये गेम चेंजर, ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का, उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो गेम चेंजर हैं। गेम चेंजर का मतलब है इनमें अगर आपने मार्क्स गेन कर लिए, पा लिए, तो ये मानकर चलिए कि सिलेक्शन आपका होना तय है बिल्कुल। जैसे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट गेम चेंजर है। क्या है, गेम चेंजर। यहाँ आपको अगर 300 से ऊपर नंबर मिल गए, जो कि टफ है, लेकिन अगर आपको मिल गए 300 से ऊपर नंबर, तो मानकर चलिए ये सिलेक्शन की गारंटी आपको दिलाता है। एसए जो हो गया, एसए में जितना अधिक, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एसए टॉपिक्स हैं, एसए हो गया, ऑप्शनल हो गया, और एथिक्स जीएस पेपर 4 जो है आपका, अगर इन तीनों में आपने इन तीनों में मार्क्स गेन कर लिए तो ये यकीन मानिए कि आपको
टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं बिल्कुल एकदम साफ शब्दों में कह रहा हूं। आप टॉपर की मार्कशीट उठाकर देखें, इन्हीं तीनों में उनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं। जो टॉपर होता है, जो टॉपर क्या, जो सिलेक्शन पाता है, उनके मार्क्स इन्हीं तीनों में ज़्यादा होते हैं, ऑप्शनल में, एसए में और जीएस पेपर 4 में, ठीक है। और जो जीएस पेपर 1, 2, 3 उनमें तो सभी के मीडियम मार्क्स होते हैं, लेकिन इनमें हाई होते हैं और वही सिलेक्शन पाते हैं। तो ये गेम चेंजर है, इनको मजबूत करें आप। ऑप्शनल, एसए और जीएस पेपर 4 एथिक्स वाला जो पोर्शन है उसको आप मजबूत करें। आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, मार्क्स आपका मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ये सारी चीज़ें आपको अपने डेली रूटीन में फॉलो करना है। तो आपके बेसिक जो क्वेरी थी, आपकी जो बेसिक प्रश्न थे, उनके जवाब जो है मुझे मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको मिले होंगे। और वीडियो कैसी लगी वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और क्या आपको और चाहिए, आपके डाउट और क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ साथ आप जो क्लासेस हो रही हैं इकोनॉमी की, उसे करना ना भूलें, ठीक है, उसे करना ना भूलें। लगातार उस क्लासेस करते रहें, नोट्स बनाते चलें। कोई दिक्कत है तो हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप किस पे, 1 मिनट में व्हाट्सअप लिख देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर हमारा 9711141048। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, जवाब दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते रहें इस वीडियो को, कमेंट करते रहें।